हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आर के एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारे सेशन चल रहे हैं कक्षा 12वीं से, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हमने खूब दिवाली मना ली, खूब छुट्टियाँ मना ली। अब हमारा फिर से हम लेक्चर रिस्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने अपना गैप कर दिया था, अब हम उसमें कुछ और नए टॉपिक हैं जो उन्हें हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम टॉपिक कवर करें, जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, समांतर प्लेट संधारित्र की गणना। ठीक है, तो हमने क्या किया था, समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता की क्या किया था, मान निकाला था, और उसको हमने टॉपिक को कवर किया था। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा, हमारा क्या टॉपिक रहेगा, गोली संधारित्र की धारिता कितनी होती है। ओके, तो टॉपिक लिख लेते हैं हम, गोली संधारित्र। तो गोली संधारित्र में हमें क्या करना है, धारिता की गणना करना है। तो गोली संधारित्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सरफेस रहते हैं, और उसमें हम किस प्रकार विभव की गणना करेंगे, और विभव के द्वारा हम क्या करेंगे, धारिता की गणना करेंगे। क्योंकि अगर विभव हमें प्राप्त हो गया तो हम धारिता की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, गोली संधारित्र मैंने जो इसके पहले जो वीडियो बनाया है धारिता वाले, विद्युत विभव और धारिता वाले, उन पार्ट्स को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप यदि बीच से इस पार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए, पहले इसके जो पार्ट बन चुके हैं उनको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो उस पहले हम क्या करेंगे, गोली संधारित्र का पहले हम फिगर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके डेरिवेशन वाले पार्ट को देखेंगे। तो देखते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, दो खोखले गोले ले लेते हैं हम। ये इस प्रकार हमने दो खोखले गोले ले लिए हैं। दूसरा गोला भी ले लेते हैं, वो भी कैसा है, खोखला है। तो इस प्रकार से ये दो खोखले गोले ले लिए हैं। इन गोलों को हम नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, और इसको क्या नाम देंगे, बी देंगे। अब इस बी वाले जो गोला है उसमें इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाता है कि यहाँ से एक तार को कैसा कर सके हम, चालक तार को गोले ए से कैसा कर सके, संपर्कित कर सके। तो बी वाला गोला इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि जो ए गोला है अंदर का छोटा वाला, उसको हम एक चालक तार द्वारा इस प्रकार से जोड़ सकें, और इसको हम क्या देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। तो इस प्रकार से गोला बी कैसा रहता है, व्यवस्थित रहता है। अब जो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल ए नाम देंगे, और जो बी है, बी गोले की त्रिज्या को क्या नाम देंगे हम, स्मॉल बी। तो ये हमारा गोली संधारित्र का फिगर है, बहुत ही आसान फिगर है ये। क्या करते हैं हम, आप जैसे लिखेंगे यहाँ पे चित्र की व्याख्या करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कि दो खोखले गोले, ये डैश करके मैंने छोड़ दिया है, जो आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि माना कि हमने दो खोखले गोले लिए हैं, जिसमें अंदर वाले गोले को हमने ए माने हैं, बाहर वाले गोले को क्या माने हैं, बी माने हैं। और गोले बी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि गोले ए को चालक तार द्वारा जोड़ा जा सके, और उसे क्या दिया जा सके, प्लस आवेश दिया जा सके। अब देखिए, जैसे ही हम ए को चालक तार द्वारा जोड़ेंगे और उस तार से हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो इस तार में क्या होगा, इस गोले में, अंदर वाले गोले में क्या होगा, प्लस क्यू आवेश कैसा होगा, वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या आ जाएगा, गोले में क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। और प्रेरण के कारण क्या होगा, गोले बी में अंदर की ओर प्रेरण के कारण क्या होगा, यहाँ पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण की वजह से। ठीक है, प्रेरण के कारण क्या होगा, इसमें माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार गोले बी में माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और गोले ए को तो हम कौन सा आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, जिस कारण इसमें क्या रहेगा, इसकी सरफेस में गोले ए में प्लस क्यू आवेश रहेगा। लेकिन गोले बी की अंदर वाली सतह में विद्युत प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको आप लिख लेंगे अपने शब्दों में,
इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए गोली संधारित्र का जो है धारिता निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमने बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना पहले पढ़ चुके हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आप इस पार्ट को समझने के पहले आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और इस टॉपिक के पहले जो वीडियो बने हैं, पार्ट बने हैं, उनको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको क्या होगा, ये चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हमने बिंदु आवेश के कारण पहले निकाल चुके हैं विभव कितना होता है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए एक बार लिख दे रहा हूँ। V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे R। R क्या होता है, त्रिज्या होती है गोले की। Q आवेश हो गया, ये कांस्टेंट राशि हो गई। ओके, तो इस प्रकार से हमको पता है विभव। तो हम अब हमें धारिता निकालना है और धारिता का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q/V। तो हमें क्या चाहिए, V चाहिए। तो हमको तो विभव निकालना हमारे लिए आसान है क्योंकि बिंदु आवेश के कारण हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो निकालते हैं हम। देखिए क्या लिखेंगे, गोले A के कारण विभव, गोले A के कारण विभव कितना होगा, उसको हम क्या मान लेते हैं, VA नाम दे देते हैं। क्या देंगे, VA। तो VA इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे क्या होता है, विभव का मान R होता है, लेकिन गोले A की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a। तो इसको नाम क्या देंगे हम, स्मॉल a। ओके, अब गोले B के कारण विभव निकालते हैं। गोले B के कारण विभव, तो गोले B के कारण जो हमारा विभव होगा वो क्या होगा, देखिए VB, उसको क्या नाम देंगे, VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे B। क्या हो जाएगा, Q अपॉन पे B, क्योंकि त्रिज्या कितनी है गोले B के लिए, कितनी है, स्मॉल b। तो VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे B। इसको रब कर लेते हैं, ये हमने समझने के लिए लिखा था। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, विभवांतर निकालेंगे। इसलिए विभवांतर निकाल लेते हैं। तो विभवांतर हमें पता है कैसे निकालते हैं, इसलिए विभवांतर क्या होगा, इसको V मान लेते हैं। V इक्वल टू VA प्लस VB। और देखिए गोले B के कारण निकाल रहे हैं और यहाँ पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। गोले B के कारण क्या निकाल रहे हैं, विभव। तो इस आवेश में क्या लगेगा, ऋण का चिन्ह लगेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, प्रेरण के कारण कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे ऋण आवेश। तो यहाँ पे VB के कारण जो आवेश आएगा वो कैसा आएगा, ऋण Q। इसको हम क्या बोलेंगे, ऋण आवेश। ओके, तो मान रखते हैं, VA का मान रख लेते हैं, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे स्मॉल a, और माइनस चिन्ह ये वाला बाहर आ जाएगा तो धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे B। तो बाहर निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर को। तो बाहर क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अंदर क्या बचेगा, 1/a माइनस 1/पे B। गोली संधारित्र कारण धारिता निकालना बहुत इजी है, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण हमको विभव पहले से ही पता होता है कितना होता है ना। तो अब देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये कितना जाएगा, AB, और A से गया तो B, और B से B गया तो A। LCM निकाला है हमने। ओके, ये आ गया हमारा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q B माइनस A अपॉन पे AB। अब हमारे पास चूंकि विभव का मान आ गया, तो अब हम धारिता निकाल सकते हैं। तो इसलिए धारिता क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन पे V। तो वैल्यू पुट करेंगे V की, Q अपॉन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q B माइनस A अपॉन पे AB। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। Q से Q कैसा होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन पे B माइनस A। और यही हमारा मान निकल के धारिता का आ जाएगा। तो गोली संधारित्र की धारिता कितनी होती है,
C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन पे बी माइनस ए। तो ये था हमारा गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में आपसे 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, गोली संधारित्र की धारिता की व्याख्या कीजिए या उसे समझाइए। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है, मानाकी करके चित्र की व्याख्या करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको ऐसे ही डेरिवेशन को सॉल्व करना है ताकि आपको एग्जाम में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि गोली संधारित्र को समझाइए, 3 नंबर 4 नंबर के लिए आता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। ओके, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं हम। संधारित्र क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। तो संधारित्र के बारे में हम जानते हैं कि आखिर वो होता क्या है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है। और जो संधारित्र का संयोजन वाला जो टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में आप जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें संधारित्र से वहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें फिजिक्स से रिलेटेड जिसमें संधारित्र से क्वेश्चन बन के ना आए। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है। संधारित्र का संयोजन हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए, टॉपिक हेडिंग डाल लेते हैं हम पहले, संधारित्र का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। अब इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का संयोजन होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट हमको इस चीज़ को समझना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही क्या वो होता है, कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी से बनेंगे, आपके कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो जो हमारा पहला पढ़ते हैं हम उसको, वो होगा हमारा श्रेणी क्रम वाला, श्रेणी क्रम संयोजन। इसके लिए क्या होता है, पहले हम उसके फिगर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी आप संधारित्र को दर्शाना हो तो आपको क्या करना है कि जो आप लाइन खींचते हैं, इस प्रकार से जो आप संधारित्र को बताने की लाइन खींचते हैं, तो वो ऐसे बराबर होनी चाहिए लाइन। कभी भी आप इसमें गलती मत करना कि इस चिन्ह को बताने के लिए आपने क्या किया, ऐसा खींचा तो ये तो सही है, लेकिन आपने क्या किया कि एक ऐसा कर दिया, एक लाइन छोटी कर दी और एक लाइन बड़ी कर दी। तो ये किसको दर्शाता है, बैटरी को दर्शाता है। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है, हमेशा दोनों लाइन कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो वही क्या कहलाएगा, कैपेसिटर को चिन्ह कहलाएगा या उसको प्रतीक कहलाएगा दर्शाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार 3 संधारित्र ले लेते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने 3 संधारित्र ले लिया है। इसको हम चालक तार से जोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, चालक तार से जोड़ दिया, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि आवेश जो होता है वो कैसा होता है, नियत रहता है। आवेश कैसा रहता है, इसमें नियत रहता है। आवेश जो रहता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। ये बात आपको कभी भी नहीं भूलनी कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, आवेश नियत रहता है। पहला पॉइंट आपका ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश कैसा रहता है, तो कैसा रहता है, नियत रहता है। इसके बाद हम इसको नाम देते हैं C1, इसको C2, इसको C3। इनके बीच का जो विभव होगा, अब इन पॉइंट के बीच में कैसा होगा, विभव होगा, तो वो विभव क्या होगा, V1,
इसका होगा V2 और इसका होगा V3। और हमने प्लस Q आवेश दिया है जो तीनों स्थितियों में कैसा रहेगा, समान ही रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए आप देखिए, मान लीजिए ये प्लेट पहली है और ये दूसरी प्लेट है, तो जो पहली प्लेट का सिरा है, ठीक है, तो पहली प्लेट का सिरा ये वाले भाग से जुड़ा है और जो दूसरी प्लेट है उसका पहला सिरा पहली प्लेट के दूसरे प्लेट से जुड़ा है। इसको आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हमने एक संधारित्र ले लिया है, तो इसकी दूसरी प्लेट, इसको हम नाम दे देते हैं 2। तो देखिए, हाँ, इसको 1 दिए, इसको 2 दिए, इसको 1 दिए, इसको 2 दिए, तो आप देखेंगे कि जो इस संधारित्र का, मान लीजिए हमने इसको ए संधारित्र नाम दिया, तो ए संधारित्र की दूसरी प्लेट बी संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होगी, उस प्रकार इसको सी दे दो 1 2। वैसे ही दूसरे संधारित्र बी की दूसरी प्लेट सी की पहली प्लेट से जुड़ी होगी। तो ये आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुल विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल विभव। कुल विभव का मान निकालेंगे, जो V इक्वल टू क्या होगा, तीनों को आपस में जोड़ देंगे, V1 V2 प्लस V3। इस प्रकार हमने क्या किया, इनको तीनों को आपस में जोड़ दिया। अब देखिए, और इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। अब हमको पता है कि C इक्वल टू हमने धारिता बराबर क्या पढ़ा है, Q अपॉन पे V पढ़ा है। यदि विभव निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू सी, यहाँ से क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, छोटा Q ले लेते हैं। V निकालने इक्वल टू क्या होता, Q बाई सी होता, पक्षांतर करते तो क्या होता, Q अपॉन पे C हो जाता। तो V1 निकालते तो कितना होता, Q अपॉन पे C1, V2 निकालते तो क्या होता, Q अपॉन पे C2, और V3 निकालते तो क्या होता, Q अपॉन पे C3। अब हम जो है मान रखते हैं समीकरण नंबर 1। जल्दबाजी में ऐसी गलती होती है, आप भी नहीं कीजिएगा ना। तो मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो क्या होगा, सबसे पहले V की जगह में क्या आएगा, Q अपॉन पे C इक्वल टू V1 का मान रखेंगे कितना होगा, Q अपॉन पे C1, Q अपॉन पे C2, Q अपॉन पे C3। आवेश जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 1 अपॉन पे C इक्वल टू, ऊपर लिख देते हैं इसको, क्या आएगी वैल्यू निकल के, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन पे C इक्वल टू 1 अपॉन पे C1 प्लस 1 अपॉन पे C2 प्लस 1 अपॉन पे C3। और यही क्या होगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला आपको कहाँ पे काम आएगा, जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। एक बार हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले फिगर लिया। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, आवेश हमारा नियत रहता है, तो हमने क्या किया, आवेश को नियत रखा। इसके बाद इसको C1 दे दिया, इसको C2, इसको C3। विभव भी कैसा होगा, वितरित होगा, तो V1 V2 और V3। कुल विभव निकाल लिया हमने, V इक्वल टू V1 V2 V3, उसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम जानते हैं धारिता बराबर क्या होता है, Q अपॉन पे V। तो V निकालने के लिए हमने पक्षांतर किया, तो क्या हो गया, Q बाई C हो गया। तो V1 की वैल्यू निकाल लिए, V2 की निकाल लिए, V3 की निकाल लिए। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो मान रख दिया हमने। Q से Q कैसा होगा, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाएगा। अब जो हमारा दूसरा निकल के आएगा संयोजन में, वो रहेगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। क्या आएगा, समांतर क्रम संयोजन। इसको रब कर लेते हैं। आपको यदि फेयर में इसे नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप कैसा कर सकते हैं, इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। और ये जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ वो सारे फेयर ही होते हैं। आपको वीडियो पॉज करना है और क्या करना है, फेयर में नोट कर लेना है।
तो देखिए सेकंड जो आएगा हमारा वो होगा समांतर संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब इसके फिगर को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फिगर के लिए 3 संधारित्र ले लेते हैं पहले समांतर में एक दूसरे के पैरेलल। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक ये ले लिए, एक संधारित्र ये हो गया और एक संधारित्र ये हो गया। एक पॉइंट ले लेते हैं बीच में इस प्रकार से। इस प्रकार से तो संधारित्र ये कौन सा है, C1 है, ये C2 है और ये कैसा है, C3। अब जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है, पहले वाले में क्या था, आवेश कैसा था, नियत था। इसमें क्या नियत रहेगा, विभव नियत रहेगा। ये आपको कभी नहीं भूलना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, आवेश नियत रहता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या नियत रहेगा, विभव नियत रहेगा। अब इसमें जो पहली प्लेट है वो तीनों एक बिंदु से जुड़ी हुई हैं, इसको हमने A मान लिया, और दूसरी प्लेटें भी अलग एक बिंदु से जुड़ी हुई हैं, तीनों एक ही बिंदु पर, जिसको हमने क्या नाम दिया है, B नाम दिया है। ओके, C1 C2 C3 इनको नाम दे दिया। आवेश कैसा होगा, इसमें बदल जाएगा, क्योंकि ये देखिए तीनों अलग अलग पॉइंट से जुड़े हैं, तो आवेश भी कैसा होगा, वितरित होगा। तो इसका आवेश क्या होगा, Q1, इसका आवेश Q2 और इसका आवेश Q3, और विभव कैसा होगा, हमेशा इनमें नियत रहेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसमें कुल आवेश निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, कुल आवेश। कुल आवेश का मान निकालते हैं। तो क्या होगा, कुल आवेश निकालने के लिए Q इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, CV। कहाँ से लिए हमने इसको, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान पे V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। Q इक्वल टू CV। उसी प्रकार हम इससे क्या निकाल सकते हैं, Q1 निकाल सकते हैं। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, क्योंकि विभव तो नियत है। Q2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C2V। Q3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C3V। अब क्या करेंगे हम, कुल आवेश का मान कितना होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसको हम क्या देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 से करते हैं इसको सॉल्व। मान रख देंगे, Q का मान कितना है हमारे पास, CV, मान रख दिया CV। Q1 की जगह में हम कितना रखेंगे, C1V, इसके लिए C2V और इसके लिए C3V। तो इस प्रकार हमने क्या किया, मान रख दिया। तो V से V कैसा हो जाएगा, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार आपका समांतर संयोजन का मान निकल के आ जाएगा। ये समांतर संयोजन के लिए फॉर्मूला कहलाएगा। अब जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि ये तीनों संधारित्र कैसे समांतर क्रम में है। मान लीजिए इसमें कितना होगा कि 5 इसका है 5 फैराड धारिता का मैंने बताया है क्या होता है, फैराड होता है। ये कितना है, ये भी 5 है, ये भी 5 फैराड, ऐसा मान दे दिया। अब इसने पूछ लिया कि कुल धारिता कितनी होगी, कुल धारिता कितनी होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि C1 की वैल्यू यहाँ 5 फैराड है, C2 की वैल्यू यहाँ पे 5 फैराड है, C3 की वैल्यू भी 5 फैराड है। तीनों संधारित्र की जो धारिता है वो कैसी है, 5-5 है। तो आपसे पूछ लिया कि संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन ऐसा ही बन के आता है।
तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें पता है समांतर क्रम संयोजन में धारिता का क्या फार्मूला है, C1 + C2 + C3। आपस में तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 5 10 5 15, तो कुल जो धारिता C = निकल के जाएगी वो कैसी हो जाएगी, डायरेक्ट आप 15 फैरेड निकाल सकते हैं। आपको ये सिर्फ क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है, इतना सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ आपको समांतर क्रम संयोजन के लिए ये फार्मूला याद रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपको फार्मूला याद रखना है। इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम में नीट, IIT, JEE, JNT वगैरह के एग्ज़ाम में जब आपको ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल के जाएगा 2 सेकेंड में। नहीं तो आपको इतना सब निकालने में बहुत टाइम आपका कैसा होगा, खराब होगा। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, संधारित्व का संयोजन, जिसमें हमने 2 प्रकार के संयोजन पढ़े, एक था श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा था समांतर क्रम संयोजन। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, संधारित्र की ऊर्जा होगी। क्या होगा, संधारित्र की ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे हम, संधारित्र की ऊर्जा। अब देखिए संधारित्र का काम क्या है, आवेश को क्या करना, आवेश को ग्रहण करता है ना। संधारित्र क्या करता है, आवेश को एकत्रित करके रखता है या ग्रहण करता है। अब जब आवेश को एकत्रित कर रहे हैं तो स्वाभाविक से उसमें ऊर्जा तो उत्पन्न होगी ही, तो उसी ऊर्जा को हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए संधारित्र की ऊर्जा, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधारित्र की ऊर्जा। देखिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऊर्जा बराबर औसत विभव गुणित उपस्थित कुल आवेश, ये होता है ऊर्जा का फॉर्मूला। इसको हम एक पहले फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक चालक गोला ले लिया है, ये क्या है, एक चालक गोला है। जब तक हमने इसमें कोई आवेश नहीं दिया है तब इसका विभव मान लीजिए कितना है, 0 है। कोई भी किसी प्रकार का हमने आवेश नहीं दिया है। और मान लीजिए मैंने इसे एक चालक तार से इस प्रकार से जोड़ दिया और मैंने इसे क्या दे दिया, +Q आवेश दे दिया। तो इस आवेश के कारण इसके सरफेस पे क्या होगा, इस प्रकार आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जब आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो इसका विभव कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। इसमें विभव भी उत्पन्न हो जाएगा आवेश के साथ। और जब हमने इसमें आवेश नहीं दिया था, जब हमारा Q भी 0 था तो V भी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन हमने आवेश दिया Q +Q तो विभव कितना हो गया, V हो गया। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। तो निकालते हैं इसका फॉर्मूला, क्या होगा, ऊर्जा को U से, कैपिटल U से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। औसत विभव निकालेंगे। पहले कितना है, 0। औसत कैसे निकालते हैं, 0 प्लस कितना हो गया, V हो गया, अपॉन पे 2। ये क्या हो गया हमारा औसत बराबर यही फार्मूला होता है। तो 0 + V प्रारंभिक विभव प्लस जब हमने +Q आवेश दिया उसके बाद जो हमें विभव प्राप्त हुआ, अपॉन पे 2 इंटू Q आवेश। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 QV। क्या हो गया, U बराबर 1/2 QV। V + 0 V/2 1/2 हमने निकाल दिया और Q भी साथ में लिख दिया। तो ये आपकी क्या हो गई, संधारित्र की ऊर्जा, U बराबर 1/2 QV। अब इसको हम दूसरे पैटर्न में भी लिखना चाहें, ये तो Q और V के पद में लिख दिया। यदि हम इसको दूसरे पदों में लिखना चाहें, अब हमें तो पता ही है कि C बराबर क्या होता है, Q/V। यदि हम यहाँ से क्या करें, V का पक्षांतर कर दें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। ओके, तो U बराबर 1/2
यदि हम क्या करें, v की वैल्यू क्या रख दें, q अपॉन पे c। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीक वाली चीज़ है जो आपको ध्यान से समझना है। आपने क्या किया, 1/2 q सेम रखा, लेकिन v की वैल्यू हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पक्षांतर करके क्या रख रहे हैं, q अपॉन पे c रख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा अब आपका फॉर्मूला, 1/2 q स्क्वायर अपॉन पे c। एक फॉर्मूला आपका q और c के फॉर्म में ये निकल के आ जाएगा। अब यदि आपको और दूसरे पद में लिखना है तो 1/2 q नहीं, अब इस बार आप क्या कीजिए, हमें पता है c बराबर क्या होता है, q अपॉन पे v। यदि हम यहाँ क्या करें, अब q का मान निकाल लें तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, cv। तो 1/2 देखिएगा, q की जगह में हम क्या रख दें, cv रख दें, और पहले से हमारे पास एक v है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 cv स्क्वायर। तो इस प्रकार आपके 3 प्रकार से ऊर्जा का आप qv जो उसके इस क्या कहना चाहिए, परिभाषा वाले सूत्र से निकल के आई है। फिर आप इसको एक बार q और v के पद में बना लिया, फिर एक बार आप q और c के पद में बना सकते हैं। q और c के पद में बनाएंगे तो 1/2 q स्क्वायर अपॉन पे c हो जाएगा। फिर आप एक बार c और v के पद में बनाएंगे तो क्या होगा, 1/2 cv स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो तीनों फार्मूला है जिनमें मैंने टिक किया है, ये तीनों आपके फार्मूला जो है IIT JEE नीट GNT जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें आपको ये तीनों फार्मूला कैसे आते हैं, काम में आते हैं। कोई क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे आवेश दे दिया, विभव दे दिया और बोला औसत ऊर्जा निकालिए संधारित्र की। किसी में आपको धारिता दे दिया, आवेश दे देगा, किसी में आपको क्या देगा, धारिता दे देगा, विभव दे देगा और बोलेगा औसत ऊर्जा निकालिए। तो इस प्रकार से आप तीनों फार्मूलों का यूज करके ऊर्जा निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन बनते भी हैं। ओके, तो इस प्रकार जो था हमारा ये विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने पूरा कवर कर चुका है और ये चैप्टर हमारा अब कैसा हो गया है, समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद जो हमारा पार्ट बनेगा वो हम पढ़ेंगे चुंबक से रिलेटेड। तो इस बार का जो 2020 का सिलेबस है जिसे कोरोना के कारण रिड्यूस किया गया है, जो हम कोरोना महामारी से जो गुजर रहे हैं उसके कारण क्या किया, स्कूल नहीं लग रहे थे। स्कूल नहीं लगने की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकी, क्लास नहीं लग पाई। इसलिए क्या किया गया है कि जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है और उसमें टोटल फिजिक्स से 3 यूनिट रखी गई हैं। तो हम पहले उन तीनों यूनिट को कवर करेंगे, तो जिसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा चुंबक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स तब तक फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, गुड लक एंड थैंक यू। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।